नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं दमदार 10। दमदार 10 में आज बात होगी उन खबरों की जिन पर दिन भर आपकी और हमारी नजर रहने वाली है। बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे की, जहां पर आज से मोदी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और विरोधियों पर जमकर बरसेंगे। बात होगी झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर मचे घमासान की। अमित शाह को हेमंत सोरेन ने क्या जवाब दिया, यह भी बताएंगे। अब महाराष्ट्र में क्या नामांकन वापसी के आखिरी दिन बागी मान जाएंगे, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले डेटा चोरी ने कैसे बढ़ा दिया आरजेडी के टेंशन, यह खबर भी होगी आपके सामने। साथ ही आज योगी कैबिनेट की मीटिंग में क्या बड़े फैसले हो सकते हैं, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखे जाएंगे। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की मीटिंग का आज क्या एजेंडा है, यह भी आपको बताएंगे। छठ पर दिल्ली में नॉनस्टॉप सियासत कब तक चलेगी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में आज क्या क्या होगा, कनाडा में कहां हिंदू मंदिर और हिंदुओं को निशाना बनाया गया, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। और साथ ही छठ से पहले रेलवे स्टेशन पर किस तरह से लोगों का रेला लगा हुआ है और इंतजाम कैसे हैं, उसकी भी तस्वीरें होंगी। और दमदार 10 में आज सबसे पहले बात होगी कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर। कनाडा में ब्रैम्पटन में खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुओं पर हमला किया। हिंदू मंदिर के बाहर भक्तों को निशाना बनाया गया। लाठी डंडों के साथ पहुंचे खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुओं के साथ जमकर मारपीट की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से खालिस्तानी झंडे लिए खालिस्तान के समर्थक मंदिर के बाहर हिंदुओं से मारपीट कर रहे हैं। दौड़ा दौड़ाकर उनको पीटा जा रहा है, निहत्थे लोगों पर वार किया जा रहा है। हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों के हमले से मंदिर के अंदर अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए हमले में हिंदू दहशत में आ गए और चीख पुकार मच गई। तो तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक हिंदू मंदिर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हाथों में इनके खालिस्तानी झंडे थे, लाठी डंडे थे। जैसे ही इनका विरोध किया गया वहां पर मौजूद कुछ हिंदू भक्तों के जरिए, तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। लात घूसे डंडों से उन पर वार किया गया। निहत्थे लोगों को बख्शा नहीं गया, जिसके बाद जो हिंदू वहां पर मौजूद थे वो अंदर गए। उसके बाद पुलिस को इत्तला भी दी गई और आखिरकार तमाम हिंदू एकजुट होकर इन खालिस्तानियों का विरोध करने के लिए मंदिर के बाहर जुटे। लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरह से ब्रैम्पटन में हिंदुओं के ऊपर खालिस्तानियों ने हमला किया। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थकों ने किस तरह से हमले की शुरुआत की। मंदिर के बाहर देखिए खालिस्तानी लोग झंडा लेकर जुटे हुए थे। तो यहां पर आप देखिए जो वीडियो बना रहे हैं उनके जुबान से भी वो डर महसूस आप कर पाएंगे जो कह रहे हैं। और यहां देखिए कि किस तरह से ये खालिस्तानी उपद्रवी मंदिर के अंदर घुसकर हिंदुओं पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं। हाथों में इनके बड़े बड़े डंडे हैं जिन पे खालिस्तान के झंडे भी लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो हिंदू लोग थे वो वहां पर मंदिर में पहुंचे थे, उनके हाथ खाली थे, निहत्थे थे। तो इसीलिए जब लाठी डंडों से हमले किए गए वो किसी तरह अपने आप को बचाते नजर आएंगे। अब जिस वक्त ये हमला हुआ लोग कितनी दहशत में आ गए, वहां मौजूद लोगों की जुबानी आपको हम सुनाते हैं। Oh shit. Oh man. और इससे पहले मंदिर के बाहर हिंदू खालिस्तानी समर्थक आमने सामने आ गए थे। नारेबाजी चल रही थी, जिसके बाद खालिस्तानी समर्थकों ने मारपीट शुरू की।
और खालिस्तानी समर्थकों ने हमला क्यों बोला, इसके लिए एक आपको तस्वीर देखनी होगी जो आप समझ जाएंगे। दरअसल हिंदू हाथों में तिरंगा और भगवा झंडा लेकर मौजूद थे, जिसे देखकर खालिस्तानी समर्थक बेचैन हो गए और हिंदुओं पर हमला बोल दिया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनके हाथों में तिरंगा था और साथ ही मंदिर के अंदर मौजूद लोगों के हाथ में भगवा झंडा भी लहरा रहा था। दूसरी तरफ बाहर आप देख सकते हैं कि पीले खालिस्तानी झंडे थे उनके हाथों में और वो लगातार भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। अब आपको हम ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर की एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें पुजारी लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। पुजारी साफ साफ कह रहे हैं कि हमें एक रहना है लेकिन किसी का विरोध नहीं करना है। सुनिए, आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। सुनिए, आज समय आ गया है, आज समय। और ये पहला मौका नहीं है जब खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिर और हिंदुओं को निशाना बनाया है। इससे पहले जुलाई महीने में भी दो अलग अलग शहरों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था। जुलाई में अल्बर्टा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। जुलाई में एडमंटन शहर में मंदिर के बाहर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए थे और 2024 में भक्तों पर खालिस्तानियों के लगातार ये हमले बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। तो जुलाई, इसके बाद नवंबर में आप देखिए। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुओं पर हमले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर औपचारिकता पूरी की है। ट्रूडो ने पोस्ट करके क्या लिखा है अब आपको बताते हैं। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। प्रत्येक कनाडाई को अपने धर्म और आस्था का स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। अब ट्रूडो साहब तो ये बताएं कि वहां पर जो उनकी पुलिस खड़ी थी, क्या वो मुंह देखने आई थी? उनके सामने जब हमला हो रहा था वो हाथ पर हाथ धरे क्यों खड़ी थी? एक तरफ यहां पर डंडा लेके, लाठी लेके खालिस्तानी मौजूद थे, हिंदुओं के मंदिर में लोग अपना विरोध जता रहे थे खड़े होकर, उनके मंदिर में घुसकर उन पर हमला किया जाए और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठे रहे। उसके बाद ये कहा जाता है कि सबको आजादी अभिव्यक्ति की। अब ब्रैम्पटन में हिंदू महासभा मंदिर के अंदर जो हमला हुआ उस पर कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने प्रेस रिलीज जारी की है। उच्चायोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के साथ उच्चायोग ने एक काउंसलर शिविर का आयोजन किया था। इसमें भारत विरोधी तत्वों द्वारा व्यवधान डाला गया और हिंसा की गई। यह शिविर भारतीय और कनाडाई नागरिकों के लिए लगाया गया था। उच्चायोग ने कहा कि उन्होंने इस शिविर के बारे में कनाडा की पुलिस को पहले सूचना दी थी और उनसे पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कहा गया था, लेकिन भारत विरोधी उपद्रवियों की वजह से काम में रुकावट आई और जो ट्रूडो और वहां की जो प्रशासन है पूरी तरह से नाकाम रही। अब कनाडा की पुलिस डबल स्टैंडर्ड की कार्रवाई करती है। आप देखिए, उसकी गवाह यह तस्वीर है। यहां पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही है जहां उनके सामने खालिस्तानी लोग झंडा लेकर उपद्रव कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां पर भारत के तिरंगे को पांव से कुचला जाता है, तब वहां की पुलिस कुछ नहीं करती। लेकिन अगर वहां पर मौजूद कोई हिंदुस्तानी खालिस्तानी झंडे पे पैर रखता है तो किस तरह से वहां की पुलिस देखिए इनको रोक रही है। यहां तक कि रोका नहीं, उनको गिरफ्तार कहा गया। Drop the flag. Drop it. Drop the flag. You're just going to cause problems. You're going to get arrested. Drop the flag. They are the ones causing Stop it. Why? You can stop them too. You can stop them They too. are supporting them. Yes. They are supporting them. They are supporting them. पुलिस को आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस है यहां पर डबल स्टैंडर्ड कर रही है और भारतीयों को तो रोक रही है लेकिन जो तिरंगे को अपमान कर रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा है। अब चलते हैं झारखंड, जहां चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया तो आज प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में चुनाव प्रचार करने उतरेंगे। पीएम मोदी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और उसके पहले घुसपैठ और यूसीसी पर राज्य का चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमित शाह पर पलटवार किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि वो राज्य में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे और इसके पहले कल अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही चुनावी रैलियों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेगी।
हेमंत सोरेन ने चुनावी रैलियों में घुसपैठ के साथ साथ यूसीसी पर भी अमित शाह को जवाब दे दिया है और साथ ही साथ बांग्लादेश से मोदी सरकार के रिश्ते पर भी सवाल उठाया है। हेमंत सोरेन ने पूछा कि शेख हसीना के प्लेन को भारत में किसने उतरने की इजाजत दी और हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि राज्य में ना एनआरसी चलेगा और ना ही यूसीसी। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना या एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। अजीब अजीब कानून, कहां से ये लोग बौद्धिक लोग दिमाग लगा लगा करके हम लोग बौद्धिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। इसीलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब आप लोगों के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बड़ा बड़ा बनाना है। इसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है। हम लोगों ने इस राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने प्रारंभ की है योजना। अब झारखंड चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी वोट पर है और यही वजह है कि बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही है तो राज्य में यूसीसी करने का वादा भी कर रही है। अब अमित शाह ने कल जब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार बनी तो झारखंड में यूसीसी लागू होगा लेकिन आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा। अब बीजेपी उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर चुकी है। अब झारखंड देश का तीसरा राज्य होगा जहां उसने यूसीसी लागू करने का वादा किया है। सुनिए अमित शाह ने यूसीसी के मुद्दे पर क्या वादा किया। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कल सुबह रांची में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया और उसके बाद 3 रैलियों को भी संबोधित किया। अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर जो सवाल उठाए हैं हेमंत सोरेन ने उसका पॉइंट वाइज जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में बेटियों आदिवासियों को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है ये। हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार और बांग्लादेश सरकार के रिश्तों पर ही सवाल उठा दिया। अब हेमंत सोरेन ने पूछा है कि जब शेख हसीना को बगावत के बाद देश छोड़ना पड़ा तो उन्हें भारत में उतरने की इजाजत क्यों दी गई। अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठियों को शरण दे रही है, इस वजह से राज्य में आदिवासियों की आबादी घट रही है। हेमंत सोरेन ने पूछा कि राज्य में घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी है और हेमंत सोरेन ने यहां तक आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से झारखंड में आ रहे हैं। सुनिए अमित शाह और हेमंत सोरेन के बीच इस मुद्दे पर कैसे जुबानी जंग शुरू हुई है। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने
यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। और आखिर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गए, ये भी आपको समझाते हैं। राज्य में मुस्लिम घुसपैठियों के आदिवासी महिलाओं से शादी करने और उनके जमीन हड़पने के आरोप बहुत पहले से लगते आ रहे हैं। कुछ समय पहले यह मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्य के सांथाल परगना के 6 जिलों में आदिवासियों की संख्या 16% तक घट चुकी है। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामतारा और देवघर में 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.66% था, लगभग 45% पकड़ लीजिए, जो 2011 में घटकर 28.11% रह गया। वहीं इस दौरान मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 23% हो गई। इसी तरह बीजेपी नेताओं का कहना है कि 1951 में झारखंड में आदिवासियों की आबादी 36% थी, जो अब घटकर 26% तक पहुंच गई है। और वहीं पर मुस्लिमों की आबादी पूरे राज्य में 9% से बढ़कर 15% तक पहुंच चुकी है। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी, माटी, बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। और अब महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागी फैक्टर बहुत अहम हो गया है। महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी हो, दोनों ही गठबंधन में बागी नेताओं ने खेल बिगाड़ने का पूरा प्लान तैयार रखा है। ऐसे में उन्हें मनाने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर तो यह है कि आज नामांकन वापसी के आखिरी दिन बागी नेताओं को मनाने की कोशिश और तेज होगी। महायुति और महाविकास अघाड़ी अपने अपने बागी नेताओं को मनाने के लिए उनसे नामांकन वापस लेने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। खबर है कि आज दोपहर तक कई बागी उम्मीदवार हो सकता है कि अपना नॉमिनेशन वापस तक ले लें। महायुति के 30 से ज्यादा और एमवीए के 10 से ज्यादा बागी उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 19 बागी तो बीजेपी के ही हैं, जिनके मैदान में उतरने से आलाकमान बहुत परेशान है। अब सवाल यह है कि आज महायुति और एमवीए में किस गठबंधन के कितने बागी कैंडिडेट अपना नामांकन वापस लेंगे हों। अब एमवीए और महायुति दोनों जानते हैं कि बागी उम्मीदवार चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके जीत के मार्जिन को खराब कर सकते हैं। अब इस बीच खबर तो यह आ रही है कि बीजेपी से बगावत करके बोरीवली सीट से निर्दलीय पर्चा भरने वाले पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी उम्मीदवारी वापस लेने को तैयार ही नहीं है। गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से निर्दलीय पर्चा भरा है। उन्हें मनाने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं के पसीने छूट गए, लेकिन गोपाल शेट्टी टस से मस नहीं हो रहे हैं। 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी गोपाल शेट्टी से मुलाकात की थी। फडणवीस से मिलने के बाद गोपाल शेट्टी खुद को उनके सागर बंगले पर ले आए थे मिलने के लिए। माना तो यह जा रहा था कि गोपाल शेट्टी अपनी उम्मीदवारी वापस लेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नामांकन वापस लिया ही नहीं है। अब बोरीवली सीट से बीजेपी ने संजय उपाध्याय को उम्मीदवार बना दिया है, जिससे नाराज होकर गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। और वहीं पर मुंबादेवी सीट पर भी बीजेपी के बागी उम्मीदवार ने महायुति के लिए पेंच फंसा दिया है। अब मुंबादेवी सीट से शिवसेना शिंदे गुट की चाइना एनसी उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के बागी अतुल शाह निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में देखना यह है कि क्या अतुल शाह पर्चा वापस लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो आप समझते हैं कि क्या होगा। और वहीं पर बीजेपी ने बागी उम्मीदवारों को अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि उम्मीदवारों को हम चेतावनी देते हैं, अपना नामांकन वापस लो, नहीं तो उनके ऊपर पार्टी के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बावनकुले को उम्मीद है कि 99% जो बागी उम्मीदवार हैं आज वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे।
वहीं बीजेपी नेता और विधानसभा स्पीकर राहुल नावरेकर ने भी भरोसा जताया है कि जिन्होंने बगावत की है वो मान जाएंगे और पार्टी के साथ आएंगे। देखिए, हमने सारे उम्मीदवारों को कहा है जो बीजेपी के हैं, जो कुछ थोड़ा गुस्से में फॉर्म भर दिया है, क्योंकि उनको भी लगता है उन्होंने इतना काम किया है, उनको भी चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कई नेता है, तो किसी ने आकर थोड़ा नाराजगी होकर फॉर्म भरे हैं, हम उनकी नाराजगी दूर करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे महाराष्ट्र के सारे नेता विधानसभा में जाकर सबसे बात करेंगे, सारे फॉर्म विड्रॉ हो जाएंगे और जो विड्रॉ नहीं करेंगे उसके लिए हम देखेंगे क्या करना है। मैं समझता हूं कि चुनाव में लड़ने का अधिकार तो सबको है, लेकिन पार्टी की इच्छा और पार्टी के ऑर्डर्स मानना जरूरी है। और यदि हमारी युति में यदि कोई बागी उम्मीदवार है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो युति धर्म को देखते हुए विड्रॉ कर लेगा। अब देखिए कि महायुति के लिए जो टेंशन है सिर्फ बीजेपी के बागी उम्मीदवार नहीं है, बल्कि कई सीटों पर महायुति के जो कैंडिडेट हैं वो भी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से अजीत पवार ने नवाब मलिक को उतारा है, तो वहीं से उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे के शिवसेना से सुरेश पाटिल ताल ठोक रहे हैं। उधर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक की सीट से भी एकनाथ शिंदे ने उम्मीदवार उतार दिया है। सना मलिक के खिलाफ अनुशक्ति नगर से चुनाव कौन लड़ रहे हैं आपको बताते हैं, वह शिवसेना शिंदे गुट के अविनाश राणे। अब देखिए कि अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है कि उनके बागी हैं वो तो विड्रॉ कर ले, लेकिन उनके साथी जो हैं जैसे कि यूबीटी जैसे महाविकास अघाड़ी में, उसी तरह से शिंदे सेना के जो 2 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरे हैं और एनसीपी के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं, उनको आप कैसे मनाएंगे कि दोनों ही आपके साथी हैं। और उनके पार्टी के नेता तो ये कहेंगे कि भाई पार्टी ने गठबंधन किया, इसका मतलब नहीं है कि बीजेपी जो कहेगी वो हम मानेंगे। और यही वजह है कि इस वक्त पूरा पेच फंसा हुआ है। और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, गोपाल शेट्टी नामांकन वापस लेंगे। फडणवीस से बातचीत के बाद उन्होंने मान लिया है कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। तो चलिए, आपको हमने बताया था कि गोपाल शेट्टी आज फैसला कर सकते हैं, तो बड़ी खबर आ गई है इसी दौरान कि उनकी मुलाकात फडणवीस से हुई है और साथ ही गोपाल शेट्टी ने कहा है कि वो अब वापस अपना टिकट ले लेंगे। निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, नॉमिनेशन भी डाल दिया था, उनको मनाने की कोशिश हुई, वो मान गए। अब बाकी बचे हैं और भी करीब करीब 90% लोग, वो क्या करते हैं।